हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का हम फुल एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, आज हम ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्टेड किए हैं, यानी कि सिलेक्शन किए हैं कि आपको जो एग्ज़ाम में एक नंबर, यानी कि एक नंबर जो है पक्का दिलाने वाले, यानी कि पक्का करने में आपको मदद करेंगे। और एक नंबर तो कम ही है, उससे ज़्यादा भी आपको यहाँ से इस क्लास से यानी कि आ सकते हैं। और यह वीडियो को आप पूरा देखें और कमेंट करें। आपको इस तरह वीडियो ठीक लगेगा तो आपको इस तरह का हम कंटेंट बराबर लाने का प्रयास करेंगे। और जो भी सारे हमारे जो वीडियो है सारे अच्छे यानी कि सिलेक्टेड ही क्वेश्चन हम लाते हैं। और बात करेंगे आज की क्लास की, तो आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र, यानी कि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। यानी कि जो भी लोग हैं, यानी कि आपके या अच्छे लोग हैं या ख़राब भी जो भी हैं, तो वो आदमी आपके खुशी को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जब आपकी खुशी सुनते ही उसमें नमक छिड़कने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सब मतलब जो भी अपना यानी कि पर्सनल, यानी जो भी पर्सनल बातें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना ही करें तो अच्छा है। आजकल के समय में तो आपके जो है दोस्ती करते हैं और पीठ पीछे वार भी करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने का निर्देश। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। यानी कि बात करते हैं, यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड से किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने की अनुमति देती है। और यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 65 साल से अधिक लोगों को या और दिव्यांगों को उनके घर पर राशन पहुंचाया जा रहा है। यानी कि जो भी 65 साल से ऊपर या उससे ज़्यादा उम्र है और दिव्यांग है, तो उसके लिए जो घर पर राशन भी पहुंचाने का यानी कि सुविधा दिया जा रहा है। और बात करते हैं, आप अब पहले जो था कि कोई भी डीलर के पास यानी कि राशन दुकान में आप राशन लेते थे तो उसी के पास मतलब कोटा जिस होता था उसी के पास आपको मिलता था, जहाँ पे आपका नाम होता था जिस राशन दुकान में। अब वैसी कोई बात नहीं है, आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप राशन अपना ले सकते हैं। यानी कि आप बिहार के भी हैं ना, तो बिहार से आप दिल्ली यूपी कहीं भी किसी कोने में, देश के किसी भी कोने में राशन ले सकते हैं। अब वही बात करते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के देश भर में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। यानी कि 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ चुके हैं। और वहीं बात करते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। यानी कि यह बात करते हैं, यह जो योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है कब लागू किया गया था? अगस्त 2019 में लागू किया गया था। यानी कि यह 32 राज्य, अभी तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि इसी में से जो है मिलाकर कुछ केंद्र शासित राज्य मिलाकर 32 राज्य और जो बचे हैं शेष केंद्र शासित प्रदेश में जुड़ा, यानी कि यह इसमें लागू हो चुका है और जुड़ चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली एम्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज को पछाड़ा। यानी कि दिल्ली एम्स जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पछाड़ दिया है और उससे रैंक में आगे निकल गया है। बात करते हैं दिल्ली एम्स की, तो यह 23 में रैंक पर आया हुआ है। और बात करते हैं, भारत में सबसे पहला एम्स स्थापित होने वाला दिल्ली एम्स है। अगर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत का सबसे पहला एम्स कौन सा है, तो दिल्ली है। अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है वो 34 स्थान पर है। वहीं बात करते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो 49 स्थान पर है। और वहीं बात करते हैं जेपमेर पुदुचेरी में जो है यह 59 नंबर पर है। वहीं बात करते हैं मद्रास मेडिकल कॉलेज की, तो यह चेन्नई में है और वहीं बात करते हैं 64 स्थान पर है। वहीं बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो वाराणसी में है, यह 72 स्थान पर है। वहीं बात करते हैं अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को टॉप 100 में पहली रैंक मिली है। यानी कि अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को टॉप
100 में यानी कि टॉप 100 में यह पहले स्थान पर रहा। ये बात करते हैं पहले स्थान, दूसरे और सेकंड स्थान पर कौन कौन रहे हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली एम्स ने 0.36 स्कोर कम मिला है और इस वजह से उसे 24वीं रैंक दी गई है, यानी कि 0.36 रैंक के कम से ही वह 24वीं रैंक पर रहा है। वहीं बात करते हैं इस लिस्ट में अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल मेडिसिन को दुनिया का बेस्ट कॉलेज का खिताब हासिल हुआ है। ये लिस्ट अमेरिका की CEO वर्ल्ड मैगनीज द्वारा जारी किया गया, यानी कि यह पूछ सकता है, यह जो बात करते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी कि यह जो है जो रैंकिंग जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी मेडिकल का जो लिस्ट है, तो यह CEO वर्ल्ड मैगनीज ने द्वारा जारी किया जाता है जो अमेरिका में स्थित है। वहीं बात करते हैं इसमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को लिस्ट में दूसरी रैंक मिला है, यानी कि यह जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो रैंक जारी किया जाता है और इसके द्वारा जारी किया जाता है CEO वर्ल्ड मैगनीज द्वारा जारी किया जाता है जो अमेरिका में स्थित है। वहीं पे बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को इस लिस्ट में दूसरी स्थान मिला है। वहीं पेंसिल्वेनिया को इस लिस्ट में तीसरा रैंक मिला है। और वहीं बात करते हैं इसी तरह और भी कई यानी कि मेडिकल स्कूल है जिसको रैंक मिला हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन को 4th स्थान मिला है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को 5th स्थान मिला है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेगलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन को 6th स्थान मिला है, यानी 6ठे स्थान मिला है। वहीं बात करते हैं मायो क्लिनिक एलिक्स स्कूल ऑफ मेडिसिन को 7th स्थान मिला है। वहीं बात करते हैं UCLA का डेविड गेफन स्कूल ऑफ मेडिसिन को 8 स्थान मिला है, 8वें स्थान मिला है। वहीं बात करते हैं UCSF स्कूल ऑफ मेडिसिन को 9th स्थान मिला है, 90वें स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करते हैं सेंट लुइस ऑफ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन को 10th स्थान प्राप्त हुआ, यानी 10वें स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कई भी लिस्ट है आप देख चुके हैं कि इसमें लिस्ट में यानी कि जो है क्वेश्चन जो बन सकते हैं फर्स्ट और लास्ट और भारत के बारे में जो है जो रैंक अच्छा से 24वें स्थान पर रहा है दिल्ली एम्स रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट है और भारत के बारे में जो है वो पूछ सकते हैं, यानी कि ये सब जो सारे जितने भी हैं ये सब पूछने का ये सब नहीं पूछते हैं, जो फर्स्ट और भारत के बारे में वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक कुश्ती में भारत के मेडल, यानी कि ओलंपिक कुश्ती में जो भारत के मेडल मिले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए 1952 में जो पहली बार ओलंपिक कुश्ती में जो मेडल जीते थे तो KD यादव के द्वारा जीता गया था, जो ब्रॉन्ज मेडल को इसने जीता था। अब वहीं बात करते हैं सुशील कुमार जो एक पहलवान है और इसने ब्रॉन्ज मेडल 2008 में जीता था। और वहीं बात करते हैं सुशील कुमार सिल्वर मेडल 2012 में भी सिल्वर मेडल इनके द्वारा प्राप्त किया गया था, यानी कि जीता गया था। अब बात करते हैं वहीं योगेश्वर दत्त की, तो ब्रॉन्ज मेडल 2012 में इनके द्वारा जीता गया था। अब वहीं बात करते हैं साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल 2016 में जीता था। और साक्षी मलिक के बारे में बात करते हैं तो ओलंपिक मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला पहलवान, यानी कि इकलौती भारतीय महिला पहलवान पूछे तो ओलंपिक में तो साक्षी मलिक हो जाता है। तो अब बात करते हैं सोवियत ने यानी कि सोवियत यूनियन ने जीते सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, यानी कि सोवियत यूनियन ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक में, यानी कि ओलंपिक कुश्ती में टॉप 5 देख सकते हैं, जिसमें कि सोवियत यूनियन ने 62 गोल्ड मेडल जीते हैं, 31 सिल्वर और ब्रॉन्ज तो 23 और कुल मिलाकर जो है 116 यानी कि मेडल इन्होंने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछ सकते हैं कि सोवियत यूनियन है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिस्ट में अमेरिका सेकंड पर है, जापान थर्ड पर है और रूस की बात करते हैं तो 30 स्थान पर, तुर्की की बात करते हैं यानी कि रूस की बात करते हैं तो चौथे पर है। और वहीं बात करते हैं तुर्की के तो 5वें नंबर पर तुर्की रहा है। सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो यह फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप जानते हैं देश के 14 विशेष राज्यों के बारे में, यानी कि 14 अभी वर्तमान में 14 विशेष राज्य हैं उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं देश के 14 विशेष राज्य है। तो बात करते हैं आर्टिकल 371 से जुड़े अलग अलग राज्य कानून इस राज्यों में लागू होता है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा जो
आर्टिकल जो है 371 के अनुसार दिया जाता है। और वह बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि वहीं किस राज्य में कब लागू हुआ आर्टिकल 371 और क्यों। अब बात करते हैं जो 371 जो आर्टिकल है किस राज्य में और कब लागू हुआ और क्यों लागू हुआ है, उसके बारे में हम विशेष से जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र में। सबसे पहले महाराष्ट्र में पहले बॉम्बे राज्य यानी कि महाराष्ट्र में जो पहले बॉम्बे राज्य में लागू हुआ था 371, और यह कब लागू हुआ था तो 1950 में। और विदर्भ मराठवाड़ा और के विकास के लिए यह लागू हुआ था। अब वही बात करते हैं गुजरात में पहले बॉम्बे राज्य यानी कि गुजरात भी पहले बॉम्बे राज्य था, जो कि 1960 में अलग होकर बॉम्बे को गुजरात महाराष्ट्र 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया। तो इसी में गुजरात में भी पहले लागू हुआ था 371, जो 1950 में सौराष्ट्र कच्छ के विकास के लिए लागू किया गया था। अब बात करते हैं नागालैंड में। नागालैंड में 371 ए लागू हुआ था 1962 में। नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। अब वही बात करते हैं असम की। तो असम में बात करते हैं तो 371 बी जो लागू हुआ था 1969 में, 1969 में जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह लागू किया गया था। अब वही बात करते हैं मणिपुर में 371 सी जो लागू हुआ था 1971 में यानी कि 1971 में पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए यहाँ लागू किया गया था। अब वही बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए यानी कि अब जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों के लिए यह जो 371 डी और 371 ई दोनों जो है दोनों में लागू होता है। यानी कि 370 डी जो है आंध्र प्रदेश में और 370 ई जो है तेलंगाना के लिए है। और यह 1973 में लागू किया गया था। और क्यों लागू किया गया था, यह लागू किया था सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए यह लागू किया गया था। अब वही बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में 371 एफ जो लागू किया गया था 1975 में। और वही बात करते हैं सिक्किम गठन राज्य की शांति व्यवस्था के लिए यह लागू किया गया था। वही बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में 371 जी 1986 में यानी कि 1986 में मिजो प्रजाति जो वहाँ के हैं जनजाति, उसके संस्कृति के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। अब वही बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश 371 एच जो लागू किया गया था 1986 में यानी 1986 में। और क्यों लागू किया गया था, राज्य की कानून और व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी के लिए यह लागू किया गया था। अब वही बात करते हैं गोवा की। तो लास्ट गोवा 371 आई जो है लागू किया गया था, जो इसमें जो है अभी लागू नहीं हुआ है वर्तमान में, यह यानी प्रोसेस में ही है। तो यह गोवा विधानसभा से सदस्यों की संख्या यानी गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या हेतु इसमें लागू किया जाएगा। अब वही बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, यानी कि बात करते हैं और विशेष राज्यों के बारे में। तो पहले जो है कुल 11 राज्यों को ही विशेष राज्य का दर्जा यानी कि दिया गया था। अब जो है इसे बढ़ाकर अगर बढ़ जाते हैं तो यह कुल 14 विशेष राज्य के दर्जा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो जो भी पहले था उसके लिए यह इंक्रीज किया गया है और भी राज्य बढ़ सकते हैं भविष्य में। तो यह बढ़कर जो है अभी वर्तमान में इसका जो है 14 विशेष राज्य का दर्जा यानी होने वाला है, कुल 14। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं खेल रत्न की दौड़ में मिताली राज और अश्विन है, यानी कि खेल रत्न की दौड़ में मिताली राज और अश्विन है। और इन दोनों को खेल रत्न के लिए नामित कर दिया गया यानी नामित किया गया है। क्यों नामित किया गया, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है दोनों का। तो देख सकते हैं आप यहाँ दिया गया है 11 टेस्ट औसत जो है 11 टेस्ट में तो 44.6 से लेकर यानी कि औसत की बात है 44.60 इसका एवरेज है। और वही बात करते हैं 669 इसका कुल औसत एवरेज जा रहा है। वही बात करते 215 वनडे में इसका जो औसत जा रहा है तो 51.21 यानी कि रन की बात करते हैं तो 7170 है। और वही बात करते हैं आप देख सकते हैं T20 ईयर में इसका यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसका बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है तो अश्विन और मिताली राज का, जो कि महिला क्रिकेट टीम का ये कैप्टन है मिताली राज।
और इसी को नामित किया गया, देख सकते हैं। और जो है यह आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो बात करते हैं खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में यानी कि इसे लागू यानी कि शुरुआत किया गया था। और इसकी राशि की बात करते हैं तो खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अब इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। 7.5 लाख पहले इसमें दिया जाता था और इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अब बात करते हैं और भी ज़्यादा यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब तक में 4 क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुके हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले किसको मिला था, और यह बात करते हैं यह एग्जाम के दृष्टि में अब पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अभी फिलहाल में जो बात करते हैं मिताली राज और अश्विन के बारे में ज़्यादा पूछने का संभावना है। तो वही बात करते हैं 1998 में जो सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट का भगवान के रूप में जाना जाता है इसको, और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और वही बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सचिन तेंदुलकर के बारे में। और बात करते हैं वहीं 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। और वहीं 2018 में बात करते हैं तो विराट कोहली को दिया गया था। और वहीं बात करें 2020 में रोहित शर्मा को दिया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1998 और 2018, 1998, 98 और 2007, 2018 और 2020 में यानी कि 4 खिलाड़ी हो गए हैं। और अब दो खिलाड़ी को और मिल जाते हैं तो कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी हो जाते हैं जो क्रिकेट में यानी कि खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कुल 6 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान खिलाड़ी जो है ये 24 दिन शेष बच गए हैं और टोक्यो ओलंपिक खेल में, उसके लिए जो है यह 215 देश है, 11,000 एथलीट है भाग लेने वाले हैं, और 33 खेल और 339 इवेंट में यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यह चलने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक खेल। उसमें भागीदारी के लिए उसमें भाग लेने के लिए इन चारों भारतीय खिलाड़ियों ने 19 मेडल के लिए दावेदारी पेश करेंगे। 15 भारतीय शूटर यानी कि 19 मेडल लेने के लिए 15 भारतीय शूटर दावेदारी पेश करेंगे। और वहीं बात करते हैं कौन कौन खिलाड़ी हैं। मनु भाकर है, सौरभ चौधरी है, और यशस्विनी देसवाल है, और संजीव राजपूत है। ये चारों के चारों है यानी कि शूटर है, निशानेबाज है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाज से। यशस्विनी देसवाल निशानेबाज से, संजीव राजपूत और मनु भाकर, तो यह सारे हैं, ये सारे सब शूटर हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत ने शूटिंग में कब जीता मेडल, यानी कि भारत ने जो है शूटिंग में कब मेडल जीता है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर की, तो इन्होंने सिल्वर मेडल 2004 में एथेंस ओलंपिक में जीता था। और वहीं बात करते हैं अभिनव बिंद्रा, गोल्ड मेडल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता था। और वहीं बात करते हैं गगन नारंग, ब्रॉन्ज मेडल 2012 में लंदन ओलंपिक खेल में जीता था। अब वहीं बात करते हैं विजय कुमार, जो सिल्वर मेडल 2012 में लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने यह मेडल जीता था। तो बात करते हैं वहीं गगन और विजय के अलग अलग इवेंट में मेडल थे, यानी कि गगन और विजय जो है इसके अलग अलग इवेंट में इसको मेडल मिला था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं विलियमडम में मेंस सिंगल्स में टॉप 8 सीड प्लेयर, यानी कि टॉप 8 में सीड प्लेयर के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पर नोवाक जोकोविच है, और दूसरे नंबर की बात करते हैं डेनिल मेदवेदेव है, और वहीं बात करते हैं तीसरे पर स्टेफानोस सिपास है। वहीं बात करते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव चौथे नंबर पर है। वहीं बात करते हैं आंद्रे रूबलेव 5वें पर है, और रोजर फेडरर 6 नंबर पर है, और मातिया बेरेतिनी ये 7 नंबर पर है। और वहीं बात करते हैं रॉबर्टो बातिस्ता अगुत, ये 8 नंबर पर है। तो ये टॉप 8 सीड प्लेयर यानी कि विलियमडम मेंस में सिंगल्स में टॉप 8 प्लेयर के बारे में दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं विलियमडम में वीमेंस सिंगल्स में टॉप 8 सीड प्लेयर, इनकी वीमेंस के बारे में बात करते हैं, टॉप 8 प्लेयर के बारे में। एसएल पार्टी 1 नंबर पर है, पहले नंबर पर। वहीं बात करते हैं अरीना साबालेंका जो है 2nd नंबर पर है, और एलिना स्वितोलिना जो है 3rd नंबर पर है, और सोफिया केनिन जो है 4th नंबर पर है, और बियांका आंद्रेस्क्यू जो 5th नंबर पर है, और सेरेना विलियम्स 6th नंबर पर है। और वहीं बात करते हैं ईगा स्विटेक की, तो 7th नंबर पर है, और कैरोलिना प्लिस्कोवा ये है 8th नंबर पर है। बात करते हैं वहीं अगले क्वेश्चन की।
ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम यानी कि देख रहे हैं आप, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। और बात करते हैं वहीं शूटिंग में ओवरऑल मेडल में टेली में भारत का 34वें नंबर पर रहा, यानी कि ओवरऑल टेली में भारत का 34वां स्थान रहा, यानी शूटिंग में। और वहीं बात करते हैं पहले नंबर पर, आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं। पहले पर यूएसए है, सेकंड पर चीन है, सोवियत यूनियन की बात करते हैं थर्ड पर है, और वहीं बात करते हैं इटली फोर्थ पर है, स्वीडन की बात करते हैं फिफ्थ पर है, और भारत की बात करते हैं 34वें नंबर पर है, यानी शूटिंग ओवरऑल मेडल में टेली में भारत 34 नंबर पर है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो दुनिया के टॉप 10 दानवीर में से भारत के पहले वे शख्स हैं जो कि पहले स्थान पर आया है दुनिया में। तो याद रखिएगा, भारत यानी कि भारत भी अच्छे काम करते हैं कि यानी कि भारत जो है खाली लेने में नहीं देने में भी आगे रहते हैं। तो देख सकते हैं आप, जमशेदजी टाटा जो हैं बहुत ही दानवीर रहे हैं, यानी देश भारत से संबंधित है। वह 7.6 यानी कि यह दान दी गई राशि है। और यूँ ही बात करते हैं सेकंड नंबर पर 7.60 है। और वहीं बात करते हैं सबसे यानी कि दुनिया में बात करते हैं पहले स्थान पर दान करने में जमशेदजी टाटा रहे, यानी कि इस दशक की बात करते हैं, तो यह रहे हैं इस दशक में। वहीं बात करते हैं बिल गेट्स की, तो यह दूसरे नंबर पर बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की जो है सेकंड नंबर पर रहा है। आप देख सकते हैं यह जो लिस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का लिस्ट दिया गया है। और वहीं बात करते हैं यह जो है सोर्स जो हुरून रिसर्च एंड एडलगिव फाउंडेशन द्वारा यह जारी किया जाता है। यह जो जितने भी एथी है यह जो लिस्ट जारी किया गया है दानवीर का, तो यह है हुरून रिसर्च एंड एडलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। यानी कि बात करते हैं दोस्तों दशक नहीं, यानी कि इस सदी के टॉप 50 दानदाताओं में भारत के 2 दानवीर हैं, यानी कि भारत के 2 दानवीर हैं, यानी कि इस सदी की यानी कि इस सदी में जो है भारत के टॉप पे रहे हैं रतन जी, यानी कि जमशेदजी टाटा रहे हैं। 100 सालों में टाटा ने 7.6 लाख करोड़ दान दिए हैं। 7.6 यानी कि 60 लाख 6 नहीं 7.60 लाख करोड़ दान में दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, यानी कि इस सदी की सबसे दानवीर रहे हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वहीं बात करते हैं भारत के दूसरे दानवीर जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने दान दिए हैं 1.5 लाख करोड़। जो बात करते हैं यह जो दान दिए हैं, तो यह एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए सबसे ज़्यादा दान दिया है। और वहीं बात करते हैं जमशेदजी टाटा की, तो यह दुनिया में सबसे पुराना फाउंडेशन है और टाटा ट्रस्ट है, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना और फाउंडेशन है टाटा। अब वहीं बात करते हैं टॉप 50 में, यानी कि टॉप 50 में अमेरिका के 38 दानदाता है, यानी कि टॉप 50 की बात करते हैं तो अमेरिका देश की तो 38 दानदाता है। वहीं बात करते हैं यूएसए में, तो भारत से 2 हैं दानदाता रहे थे, दो हैं जिसने दान दिया था। वहीं बात करते हैं अमेरिका में 38 है, और यूके से 5 दानदाता है। और वहीं बात करते चीन से 3 है, और भारत से 2 दानदाता है। और बात करते हैं वहीं पुर्तगाल से 1 और स्विट्जरलैंड से 1। और वहीं बात करते हैं न्यूयॉर्क शहर के सबसे ज़्यादा 10 दानवीर है, यानी खाली जो बात करते हैं न्यूयॉर्क शहर की प्रॉपर, तो इससे 10 दानवीर है। वहीं बात करते हैं लंदन से 5, वेस्ट लेक से 2 और सिएटल से दानवीर 2 दानवीर रहे हैं। और वहीं बात करते हैं यह जो लिस्ट जारी किया जाता है, तो यह याद रखिएगा, या आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं हुरून रिसर्च एंड एडलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये नीचे में यहाँ पे दिया गया आप देख सकते हैं। अब वही बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए सबसे ज़्यादा दान दिए हैं, यानी कि पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा दान जो दिए गए हैं इस सदी के, तो यह एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए सबसे ज़्यादा दान दिए गए हैं। और एजुकेशन में 11 लोगों ने दान दिए हैं, और हेल्थ केयर में भी 11 लोगों ने दान दिए हैं, और सोशल वेलफेयर में 8 लोगों ने दिए हैं, और कला संस्कृति में 6 लोगों ने दिया है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 6 लोगों ने कुल दान दिए हैं। अब वही बात करते हैं यह हुरून रिसर्च एंड एडलगिव फाउंडेशन द्वारा यह जारी किया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं धोखेबाज के बारे में, चीनी धोखेबाज के बारे में बात करते हैं। चीन धोखेबाज के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना के लिए, यानी कि उसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो गए, यानी कि उसका जो है 100वां वर्षगांठ है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का। वहीं बात करते हैं 1921 में 50 लोगों ने इसकी स्थापना किया था, यानी कि 50 लोगों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। और 1949 में यह 2.2 करोड़ लोगों ने इसका मेंबरशिप बना था, यानी
2.2 करोड़ लोग इसका मेंबर बना था। वहीं बात करते हैं चीन का दावा है कि पार्टी में अभी 9.5 करोड़ कार्यकर्ता है, यानी कि 9.5 करोड़ कार्यकर्ता अभी वर्तमान में इस पार्टी में है। अब चलिए धोखेबाज के बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं कि धोखेबाज के चंगुल में जो कौन कौन से देश अभी फंसे हुए हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन पूरा जो भी बहुत से ऐसे होंगे तो जानते होंगे तो इसके चंगुल में कौन कौन देश फंसे हुए हैं। और जो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये धोखेबाज के चंगुल में जो फंसे हुए हैं देश, ये आप देख सकते हैं। ये पूर्वी तुर्किस्तान जो है सिंजियांग प्रांत के अंतर्गत आता है, ये इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। और जो बात करते हैं दक्षिण मंगोलिया जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये धोखेबाज के चंगुल में फंसे हैं। और तिब्बत की बात करते हैं, इस पे भी इन्होंने कब्जा करके रखे हुए हैं और तिब्बत के लोग यह तिब्बत पे कब्जा किए हुए हैं और तिब्बत के लोग इसके अधीन नहीं मानते हैं और ये अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। और वहीं बात करते हैं कि ताइवान की, तो ताइवान की आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस पे भी इन्होंने धोखेबाज जो है कब्जा करके रखे हैं। और हांगकांग की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हांगकांग पे भी इन्होंने कब्जा करके रखे हुए हैं। और मकाऊ की बात करते हैं, मकाऊ पे भी इन्होंने देख सकते हैं नीचे में, मकाऊ पे भी कब्जा करके रखे हुए हैं। और ये जो है कब्जा करने के हथियाने का जो ये परंपरा है, सिलसिला चीन जो करते हैं, जो कमज़ोर और गरीब देश है उसको जो है लाखों करोड़ों का जो रुपये निवेश कर देते हैं और लोभ देकर कि हम आपके यानी कि देश में ये करेंगे, ये डेवलप करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, इसको लोभ में फंसा के, जाल में फंसा के उसको कर्ज देकर, और कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो धीरे धीरे उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो यह इसकी बहुत ही पुरानी चाल है और ये धोखेबाजी से ही इसको हड़पते हैं, धीरे धीरे हड़पने का प्रयास करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब एक क्वेश्चन और भी बात कर लेते हैं। धोखेबाज ने एक और मतलब कि कमाल करके दिखाया है, तो धोखेबाज ने मलेरिया मुक्त देश बन गया, यानी कि धोखेबाज का जो देश है, यानी कि 3 साल के दरमियान में मलेरिया का, यानी कि मलेरिया का कोई भी केस नहीं आया है। तो यह देश अब मलेरिया मुक्त घोषित हो गया। चमगादड़ कोड़ा जो कोरोना को पूरा देश में फैलाकर और अपने आप को मलेरिया को से घोषित कर लिया है। तो बात करते हैं मलेरिया को विश्व स्तर पर जो है मलेरिया को 2030 तक में मलेरिया मुक्त घोषित करने का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य है। वहीं बात करते हैं टीबी से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य है 2025 तक में टीबी से यानी कि मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बात करते हैं मलेरिया के बारे में, चीन का जो रणनीति था तो यह किस तरह की रणनीति से इसमें सफलता पाया है। तो दिन में यानी कि एक दिन में मलेरिया के मामले का पता लगाना, और वहीं बात करते हैं दूसरे यानी कि वह 3 दिन में बात करते हैं, 3 दिन में जांच करके इसके खतरे को बताना, और वहीं बात करते हैं 7 दिन के अंदर इसे फैलने से रोकने के लिए उसके अनुसार कदम उठाना। ये बहुत ही सराहनीय रणनीति था इसके अनुसार से। अब बात करते हैं आज के डॉक्टर्स डे, यानी कि डॉक्टर्स डे की बात करते हैं। तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इसका जन्म बात करते हैं तो बहुत ही एक खुशकिस्मत आदमी थे, खुशनसीब आदमी थे। तो 1 जुलाई को ही इसका जन्म हुआ था और 1 ही जुलाई को इसका मृत्यु भी हुआ था। यानी कि बात करें तो 1 जुलाई 1882 में इसका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 में इसका मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा, इसी के जन्मदिन पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्रसिद्ध डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, यानी कि यह एक डॉक्टर थे और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह दूसरे मुख्यमंत्री थे। और वहीं बात करते हैं बिधान चंद्र राय की याद में ही डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और वहीं बात करते हैं 1 जुलाई 1882 को बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर में जन्म हुआ था इसका, डॉक्टर बिधान चंद्र राय का, यानी बिहार के पटना के बांकीपुर में इनका जन्म हुआ था। और वहीं बात करता है 1948 से 1962 तक 14 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी 14 साल तक यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। और 1961 में भारत रत्न सम्मानित किया गया, यानी यह जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बहुत ही महान व्यक्ति है। और वहीं बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन सारे करा रहे हैं ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यह पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपको एक से यानी कि एक या एक से अधिक क्वेश्चन जरूर आपको नंबर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अभिमन्यु बने वर्ल्ड के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, यानी कि वर्ल्ड के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। वहीं बात करते हैं 12 साल के चेस प्लेयर ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि 12 साल का जो है ये छोटू, यह 19 साल का पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टॉप 10 में सबसे युवा खिलाड़ी में 4 भारतीय शामिल, यानी कि टॉप 10 की बात करते हैं तो 4 भारतीय अभी शामिल है। वहीं बात करते हैं अभिमन्यु सर्गे का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि इन्होंने अभिमन्यु सर्गे का रिकॉर्ड तोड़ दिया, देख सकते हैं यह।
ये छोटू साहब है जो 12 साल का, यानी अभिमन्यु मिश्रा की बात करते हैं तो 12 साल 4 महीने का है और 30 जून 2021 को सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। और सर्गे कारियन यानी कि ये जो है सर्गे कारियन, इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। जो 12 साल 7 महीने का, इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। 2002 में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे, यानी कि सर्गे कारियाकिन जो है 2002 में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। इन्हीं का रिकॉर्ड ये छोटू छलिया जो है इस तोड़ दिया है। अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं वर्ल्ड टॉप 10 में युवा चेस ग्रैंड मास्टर, यानी कि वर्ल्ड टॉप 10 की युवा चेस ग्रैंड मास्टर की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे दिया गया है। यानी कि बात करते हैं अभिमन्यु मिश्रा जो है अमेरिका से देश से संबंधित है। इसका उम्र दिया है 12 साल 4 महीने 25 दिन। ये सबसे युवा बने हैं और इसी का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि सर्गे कारियाकिन जो यूक्रेन का है, इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अब वही बात करते हैं गुकेश डोमाराजू जो भारत से संबंधित है। देख सकते हैं जो भारत का लिस्ट है, इनमें 4 भारतीय शामिल है। आप देख सकते हैं चारों भारतीय का लिस्ट दिया हुआ है। तो रौनक साधवानी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह बने हैं अभिमन्यु मिश्रा जो बने हैं। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये अभिमन्यु मिश्रा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि 19 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो यह सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो 2002 में बने थे सर्गे कारियाकिन का, इन्होंने इसका रिकॉर्ड अभिमन्यु मिश्रा ने इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं और भी एक खिलाड़ी का जो भारत की शेरनी मानी जाती है, यानी कि कहे जा सकते हैं भारत की एक मशहूर शेरनी है, जो इन्होंने हाल ही में इतिहास बना लिया है, यानी कि रच दिया है। शेफाली वर्मा की बात करते हैं, तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले, यानी कि सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो वही बात करते हैं टेस्ट डेब्यू 17 साल यानी कि 139 दिन में टेस्ट में डेब्यू किया था। वहीं बात करते हैं T20 में डेब्यू जो इन्होंने किया था 15 साल 239 दिन में T20 में इन्होंने डेब्यू किया था शेफाली वर्मा ने। और वहीं बात करते हैं वनडे में इन्होंने 17 साल 150 दिन में ही डेब्यू कर लिया था। यानी कि बात करते हैं महिला में से, यानी कि महिला युवा खिलाड़ी में सबसे युवा खिलाड़ी शेफाली वर्मा बन गए हैं, जो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले युवा खिलाड़ी बने हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चनों का जो आपको 1 नंबर जरूर दिला सकते हैं, यह बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि यह जो पुरस्कार दिए गए थे 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं, तो याद रखिएगा रोहित शर्मा जो है क्रिकेट के क्षेत्र में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वही बात करें मनिका बत्रा की, आप देख सकते हैं मनिका बत्रा इसको जो है टेबल टेनिस के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वहीं बात करते हैं मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलीट है, इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मिल चुका है। वहीं बात करते हैं विनेश फोगाट जो रेसलिंग से संबंधित है, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रेसर है। यह क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं तो कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं रानी रामपाल जो अभी वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान है, इनको भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।